नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद यूजफुल होगी। और शुरू करने से पहले हम सभी लोगों को उम्मीद रखते हैं कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करें और लास्ट में इसको लाइक करना ना भूलें। और जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा जो भी वीडियो अपलोड हुआ करे आपको तुरंत प्राप्त हो जाया करे। तो शुरू करते हैं हम आज उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरों के बारे में, जिनसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है और इनका निर्माण कब हुआ, इनकी लंबाई और कहाँ कहाँ से गुजरती, इनके बारे में बेहतरीन व्याख्या सहित शुरुआत करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं ऊपरी गंगा नहर के बारे में। तो इसका निर्माण कार्य जो है 1840 से 1854 के बीच हुआ था। इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाला गया है। इसकी लंबाई की बात करें तो 340 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन शाखाओं प्रशाखाओं सहित 5640 किलोमीटर इससे आगरा नहर तथा निचली गंगा नहर को भी जल मिलता है। आगे बात करते हैं मध्य गंगा नहर। तो मध्य गंगा नहर के बारे में, वर्षा ऋतु में गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्धता को देखते हुए मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज निर्माण कर 115.54 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर को ऊपरी गंगा नहर से मिलाया जा रहा है। ठीक, बिजनौर में गंगा नदी जो प्रवेश करती है वहीं पे एक बांध बनाया गया है और उसी से काट के एक नहर की स्थापना की गई, जिसकी लंबाई 115 किलोमीटर है। ठीक, अब आगे बात करते हैं निचली गंगा नहर की। तो निचली गंगा नहर का जो निर्माण है 1878 में निर्मित यह नहर नरौरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। ठीक, बात करें फिर रामगंगा नहर। ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर रामगंगा नदी पर 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल की बात है में 128 मीटर ऊंचा बांध और नाहरों का निर्माण किया गया है। इससे उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिलों में लगभग 17.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती। अब आगरा नहर की बात करें तो यह अंतर्राज्यीय नहर 1874 में बनकर तैयार हुई। इसे दिल्ली के पास ओखला से यमुना के दाहिने किनारे से निकाला गया। यह नहर दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा और भरतपुर की लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। अब आगे इसी में बात करें तो यह दिल्ली, हरियाणा तथा राजस्थान से गुजरती है। ठीक, और पूर्वी यमुना नहर के बारे में बता दें तो यह राज्य की सबसे पुरानी नहर, अगर पूछ ले कि सबसे राज्य की पुरानी नहर कौन है तो पूर्वी यमुना नहर है। इसका निर्माण 1830 में किया गया था। यह फैजाबाद सहारनपुर नामक स्थान पर यमुना के बाएं किनारे से निकाली गई है। यह नहर दिल्ली तक यमुना के समानांतर बहती है और पुनः यमुना में ही मिल जाती है। यह शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी, बाद में अंग्रेजों द्वारा विस्तार इसका किया गया। ठीक, आगे बात करें शारदा नहर की। तो यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली, जिसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ। यह चंपावत के वनवासा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा काली या महाकाली नदी से निकाली गई थी। अब बात करें बदायूं सिंचाई परियोजना की। तो बदायूं सिंचाई परियोजना इस परियोजना में बरेली में रामगंगा पर 617 मीटर लंबाई का बैराज नहरें निकाली गई हैं, जिससे बरेली व बदायूं के कुल 37,453 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। गंडक नहर की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के और बिहार राज्य की एक संयुक्त नहर प्रणाली है, जो इन दोनों की सीमा बिंदु से 18 किलोमीटर अंदर नेपाल बूढ़ी गंडक पर एक बांध बनाकर निकाली गई है। सरयू नहर की बात करें तो सरयू नहर परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर व महाराजगंज जिलों में घाघरा, सरयू व राप्ती नदियों के जल से सिंचाई उपलब्ध कराना है। आगे बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर। तो झांसी ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता टीला स्थान पर निर्मित माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। रिहंद घाटी योजना, यह योजना सोनभद्र जिले में रिहंद नदी की तंग घाटी में पिपरी नामक स्थान पर बनाई गई। ठीक, स्थान पूछ लेते हैं कौन सी नहर परियोजना कहाँ से निकाली गई है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब मैटर उसी से संबंधित है। ठीक, आगे बात करते हैं केन नहर। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना पूछ लेते हैं कभी कभी कि केन नहर का जो काम है वो कहाँ किस किस राज्य से होता है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यह नहर पन्ना मध्य प्रदेश के निकट से निकाली गई है, जिससे प्रदेश के बांदा जिले और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की लगभग
1.4 लाख एकड़ भूमि सिंची जाती है। आगे बात करते हैं ललितपुर बांध नहर। इसमें ललितपुर जिले में शहजाद नदी पर एक बांध ललितपुर बांध बनाया गया है, जिससे नहर निकाली गई है। नगवा बांध नहर बात करें तो यह नहर कर्मनाशा नदी पर नगवा नामक स्थान पर बने बांध से निकाली गई, जिससे मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में 60,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। बेतवा नहर की बात करें तो यह नहर बेतवा नदी से झांसी की परीक्षा नामक स्थान पर ली गई है। अब आगे बात करते हैं राजघाट बांध एवं नहर परियोजना। तो ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग से किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश और ललितपुर, झांसी, जालौन व हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। हथनी कुंड बैराज 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह सहारनपुर के पास यमुना नदी पर इस बैराज का निर्माण 1872 में हुआ था, जिससे पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर को पानी मिलता था। 1978 में भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद यमुना जल बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार की मध्यस्थता में हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बीच 12 मई 1994 को यह एक समझौता हुआ और दिसंबर 1994 में नई हथनी कुंड बैराज की आधारशिला रखी गई, जो 1999 में पूर्ण की गई। इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं बाणसागर बांध परियोजना नहर। तो 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इस संयुक्त बाणसागर बांध परियोजना का निर्माण शाहडाल मध्य प्रदेश जिले में सोन नदी पर किया गया है। इसकी आधारशिला 1978 में रखी गई थी। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज आदि जिलों के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई का लाभ लेते हैं। तो अगर पूछ ले बाणसागर जो परियोजना किन किन राज्यों से होकर गुजरती, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य से गुजरती थी। आगे बात करते हैं इसी में अन्य परियोजनाएं हैं। तो मध्य गंगा नहर परियोजना के बारे में बता दें तो गंगा के बाएं किनारे पर बिजनौर के पास एक बैराज बनाकर उससे नहरें निकालकर गंगा एवं रामगंगा के मध्य सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। बदायूं सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो इस परियोजना के अंतर्गत बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जनपद में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बरेली में राम गंगा पर एक बैराज बनाकर नहरें निर्मित की जा रही हैं। आगे बात करते हैं राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह चंबल डाल नगर परियोजना नहर परियोजना। तो यह नहर यमुना से इटावा में निकाली जा रही है। गंगा जल परियोजना पेयजल 50 क्यूसेक क्षमता के इस परियोजना का निर्माण दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप प्रताप विहार में किया जा रहा है। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से नोएडा एवं गाजियाबाद को अतिरिक्त पेयजल मिलेगा। आगे बात करते हैं गोकुल बैराज। ठीक, तो आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या के निदान हेतु गोकुल बैराज परियोजना के अंतर्गत गोकुल के समीप यमुना नदी पर बैराज बनाकर वर्षा ऋतु का पानी 5 मीटर गहराई में संचित किए जाने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। लौकुश बैराज पेयजल। तो कानपुर में गंगा पर बनने वाले इस बैराज का मुख्य उद्देश्य कानपुर नगर की पेयजल उपलब्ध कराना है। आगे बात करते हैं आगरा बैराज की। तो यह बैराज आगरा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ताजमहल से 8 किलोमीटर दूर यमुना पर बनाया जा रहा है। ठीक, अब लघु सिंचाई के बारे में बात करें तो प्रदेश में 77% सिंचाई लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। प्रदेश में लघु सिंचाई संबंधी निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे निःशुल्क बोरिंग योजना, हाईवे रिंग मशीनों द्वारा गहरे नलकूपों के निर्माण की योजना, इनवेल रिंग मशीनों द्वारा पथरीले स्थानों पर बोरिंग योजना, मध्य गहराई नलकूप योजना, चेक डैम निर्माण योजना, आर्टिजन वेल योजना, सामुदायिक ब्लास्ट वेल योजना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना। अब भूगर्भ जल के बारे में बात करें तो प्रदेश की भू जल संपदा एवं उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन, आकलन, सर्वेक्षण, नियोजन तथा विकास एवं दिशा निर्देश व प्रबंधन के लिए 1975 में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना की गई थी। इस विभाग के अंतर्गत राज्य के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर मापन हेतु हाइड्रोग्राफ स्टेशन निरीक्षण कूप जिसे बोलते हैं का नेटवर्क स्थापित है। प्रदेश के सभी विकास खंडों के भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशनों से एकत्र किए गए जल नमूने से भूजल की रासायनिक गुणवत्ता, त्यारा अवयव का आकलन, अनुसरण कृषि उपयुक्तता की दृष्टि से किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग। प्रदेश में भूजल के निरंतर गिर रहे स्तर एवं नगरीय क्षेत्र में मानकों के अनुसार जल की आपूर्ति उपलब्ध न होने के कारण 2001 में रेन हार्वेस्टिंग नीति लागू की गई। अब आगे बात करते हैं जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण की। तो अंधाधुंध भूगर्भ जल दोहन पर लगाम लगाने और 2010 में जल प्रबंधन संबंधी एक कानून बनाकर उसको कड़ाई से लागू करने के लिए इस प्राधिकरण का गठन किया गया।
अत्यधिक भूजल दोहन को अब अपराध की श्रेणी लाते हुए दोषी को 1 साल की कैद की सजा या प्रतिदिन 2,000 रुपये के हिसाब से अधिकतम 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया। समझ में आया? ज़्यादा पानी बर्बाद मत करो। अब आगे बात करते हैं। इस कानून के अनुसार अब शहरी क्षेत्र में 0.5 हार्स पावर व ग्रामीण क्षेत्र में 7.5 हार्स पावर से अधिक क्षमता के पंप बिना अनुमति के नहीं लगाए जा सकते। भूगर्भ जल के व्यावसायिक यूजर को अब न केवल अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बल्कि वह जितने भूगर्भ जल का उपयोग करेगा उससे ज़्यादा उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था से सिंचाई करना पड़ेगा, मतलब बारिश के पानी से। वाटर यूजर से फीस लेने की भी व्यवस्था की गई है। आगे बात करते भूगर्भ जल प्रभावित क्षेत्र। तो बेहिसाब जल दोहन के कारण डार्क विकास खंडों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही। विगत 10 वर्षों में ऐसे ब्लॉकों के भूजल स्तर में 30 सेंटीमीटर से अधिक की गिरावट हुई। राज्य भूजल संरक्षण मिशन। राज्य में भूजल के समग्र प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर भूजल संरक्षण मिशन शुरू किया गया है। ठीक, अब आगे बात करें ऊर्जा संसाधन के। तो पारंपरिक रूप से प्रदेश में विद्युत ऊर्जा उत्पादन के 2 मुख्य स्रोत जल और कोयला रहे हैं, लेकिन बदलती परिस्थितियों में इन पारस्परिक स्रोतों के साथ ही गैर पारस्परिक स्रोतों सौर, पवन, जैव, कचरा, भूतापीय आदि के विकास में भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद राज्य में विद्युत ऊर्जा के तीव्र विकास हेतु अप्रैल 1964 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया है। अब विद्युत उत्पादन के बारे में बता दें तो वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा उत्पादित विद्युत के 2 मुख्य स्रोत हैं, ताप विद्युत और जल विद्युत। इससे बिजली होती है। तो ताप विद्युत उत्पादन या हरदुआगंज ताप विद्युत गृह राज्य की सबसे पुरानी, पूछ लिया जाए तो राज्य की सबसे पुरानी विद्युत उत्पादन कौन सा विद्युत गृह है? तो हरदुआगंज है। और इसकी स्थापना की बात करें 1942 में अलीगढ़ के निकट की गई। इस ताप गृह का पुनरुद्धार 1967 में रूस के सहयोग से हुआ है। आगे बात करते हैं परीक्षा ताप। यह तो आगरा में है, झांसी आगरा। झांसी के निकट स्थित इस परियोजना की क्षमता 640 मेगावाट है। ओबरा ताप विद्युत परियोजना। इस ताप विद्युत गृह की स्थापना 1967 से 1971 तक पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से होगी। सबसे ज़्यादा भारत में जो सहयोग करने वाला रूस है। ठीक, इस संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 1288 मेगावाट है। सिंगरौली कोयला खान सोनभद्र इस संयंत्र के निकट है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना। सोनभद्र स्थित इस ताप विद्युत केंद्र की स्थापना क्षमता 1500 मेगावाट से अधिक है। यहीं पर अनपरा बी ताप विद्युत केंद्र भी है। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना अनपरा ए व बी परियोजना के कैंपस में ही स्थापित की गई है। पनकी विस्तार ताप परियोजना। पनकी कानपुर में पड़ता है। कानपुर जिले के पनकी में राज्य विद्युत उत्पादन निगम की 210 मेगावाट की 50 वर्ष पुरानी ताप परियोजना को जनवरी 2018 में पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब पनकी विस्तार परियोजना के तहत 660 मेगावाट क्षमता की नई इकाई स्थापित की जा रही है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी। प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के साथ उत्पादनरत व 3 निर्माणाधीन इकाइयाँ हैं। एक चार में चलती है रायबरेली में। और जल विद्युत उत्पादन के बारे में बात करें तो रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना में प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक बांध व गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील बनाया गया है, जिसमें 50-50 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयाँ लगाई गई हैं। ठीक, और आगे बात करते हैं इधर थोड़े और परियोजनाएं हैं। ओबरा जल विद्युत परियोजना। ठीक, तो ओबरा बांध में लगभग 25 किलोमीटर में ओबरा सोनभद्र नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक दूसरा बांध बनाया गया है, जिसे ओबरा बांध कहते हैं। इस विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। ठीक, आगे बात करते हैं माता टीला जल विद्युत परियोजना। यह बांध ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के सहयोग से निर्मित किया गया है। यहाँ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में विद्युत की आपूर्ति होती है। आगे बात करते हैं ऊपरी गंगा नहर पर स्थित गंगा विद्युत गृह। हरिद्वार के पास से निकलने वाली इस नहर पर पथरी व मोहम्मदपुर सहारनपुर में पड़ता है। निर्गाजनी व सलावा मुजफ्फरपुर नगर में, भोला, मेरठ, पलाराम, बुलंदशहर तथा सुमेरा, अलीगढ़ आदि छोटे छोटे कई जल विद्युत केंद्र हैं, जिन्हें संपूर्ण रूप से गंगा विद्युत क्रम कहा गया है। इनकी कुल स्थापित क्षमता 13.70 मेगावाट है। और पूर्वी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना के बारे में बता दें तो इस परियोजना के अंतर्गत पूर्वी यमुना नहर पर बेलका, बाबेल आदि स्थानों पर छोटे छोटे कई जल विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। आगे बात करते हैं शीतला जल विद्युत परियोजना। तो निगम द्वारा
3.6 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण झांसी में किया गया। पूछ लेते हैं, शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो झांसी में। खारा जल विद्युत परियोजना यह कहाँ, निगम द्वारा 72 मेगावाट की यह जल विद्युत परियोजना सहारनपुर में यमुना नहर में स्थापित की गई है। कौन सी नहर कहाँ से संबंधित है, विशेषकर ध्यान दीजिएगा, यही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। और परीक्षा जल विद्युत केंद्र झांसी के 2/110 मेगावाट, मतलब 2 हैं इसकी, 110 मेगावाट की क्षमता की यह परियोजना बेतवा नदी पर निर्माणाधीन है। राजघाट जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में किया जा रहा है। और 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को लघु जल विद्युत परियोजना की श्रेणी में रखा जाता है। आगे बात करते हैं टिहरी जल विद्युत परियोजना। भागीरथी, गंगा, भिलांगना नदी पर ये पूछ लिया जाता है। टिहरी जल विद्युत परियोजना किन नदियों पे है, तो भागीरथी जिसे गंगा और भिलांगना नदी पे के संगम पर टिहरी उत्तराखंड में निर्माणाधीन है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व केंद्र की संयुक्त परियोजना का प्रथम चरण 1000 मेगावाट 2006 से चालू हो चुका है। और उत्तर प्रदेश को उससे हिस्से का 406 मेगावाट बिजली मिल रही है। मेजा ताप विद्युत परियोजना 660 के दो परियोजना है इसमें। तो मेगावाट की यह परियोजना प्रयागराज में मेजा तहसील में कोढ़ार नामक स्थान पर भारत सरकार के एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त परियोजना के रूप में बनाई गई। आगे बात करें निजी क्षेत्र की, तो निजी क्षेत्र वाली कौन कौन सी कंपनी है, तो रोजा ताप परियोजना 4 परियोजना है 300 मेगावाट की, ठीक, कि कोयला आधारित इस परियोजना की स्थापना शाहजहाँपुर में की गई है। यह परियोजना निजी क्षेत्र के आदित्य बिरला, निजी क्षेत्र का मतलब इसमें सरकारी कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये प्राइवेट लोग ना, आदित्य बिरला वगैरह, तो इनकी कंपनियाँ हैं, इन्होंने खुलवाया, ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया, ठीक। आगे बात करें विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, तो 400 मेगावाट के इस परियोजना की स्थापना चमोली, जो उत्तराखंड में पड़ता है, कि विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी पर की गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार के क्रय अनुबंधन पर यह परियोजना निजी क्षेत्र की में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा निर्मित की गई। अनपरा सी विद्युत परियोजना की बात करें तो निजी क्षेत्र की कंपनी लेंको कोंडापल्ली लिमिटेड द्वारा यह ताप परियोजना अनपरा सोनभद्र में स्थापित की गई है, साउथ की कंपनी, ठीक। 12 संगम ताप विद्युत परियोग्रह, तो प्रयागराज के 12 तहसील में जेपी समूह द्वारा स्थापित लेकिन टाटा ग्रुप द्वारा अधिग्रहित 3 परियोजना 606 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना की सभी इकाइयों से उत्पादन हो चुका है। तो ये थे विद्युत उत्पादन ग्रह जो हमारे उत्तर प्रदेश में प्रमुख बिजली उत्पादन केंद्र हैं, उनके बारे में डिटेल के साथ हमने बता दिया है। और यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसके विशेष व्याख्या देख लीजिएगा, कौन सी परियोजना किस नदी पे है, किस नहर पे है, और किस जिले में है, किस राज्य में है, ठीक। और इनसे किन किन राज्यों व जिलों को पानी और बिजली सुविधा मतलब प्रदान की जाती है। तो ये था आज की हमारी क्लास, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय, फिर थैंक्स। मेरे जो भी दोस्त इसमें जुड़ते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को, और पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक्स।